Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, design of experiment में important terms और concepts को understand करने के बाद अब हम उसकी types की तरफ बढ़ें. तो आपके syllabus में जो type शामिल है वो है completely randomized design. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और completely randomized design यानी CRD को understand करते हैं. कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं वो आपको ज़रूर माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि इन अजम्पशंस के साथ आप इसके कॉन्सेप्ट को, इसके लेआउट को और इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सबसे पहले ट्रीटमेंट्स आर अलॉटेड कंप्लीटली एट रैंडम, यानी आप यूं कह लीजिए कि जो रैंडमाइज्ड सिचुएशन है, हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सैम्पलिंग के अंदर भी जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड किया था. ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत एडजस्टेड पैटर्न के साथ या एक लेआउट के साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो जितनी भी हैं वो सारी की सारी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड होंगी टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट. यानी एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम एक रैंडमाइज्ड वे में एडजस्ट करेंगे, एलोकेट करेंगे इस डिज़ाइन के अंदर. उसके बाद चूंकि यूनिट्स आर होमोजीनियस, अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस होना क्यों जरूरी है. देखिए, होमोजीनियस अगर आपके यूनिट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है. सो इसी वजह से फिर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास होमोजीनियस यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, होमोजीनियस यूनिट्स को फिर हम क्या करते हैं, दे आर टेकन एज सिंगल ग्रुप. यानी आप यूं कह सकते हैं कि जब हमारे पास होमोजीनियस ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम उन ग्रुप्स के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनको कंप्लीटली एट रैंडम एलोकेट करते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? CRD. अब ये एक बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट डिजाइन है. रीजन उसकी क्या है? क्योंकि हम कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो जो कि पर ट्रीटमेंट हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और नंबर ऑफ यूनिट्स पर ट्रीटमेंट, इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यानी अब अगर आप चाहते हैं कि 5 ट्रीटमेंट्स हो और यूनिट्स की तादाद जो है वो 50 हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट्स की तादाद जो है वो 10 हो और यूनिट्स की तादाद जो है वो 40 हो या 30 हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इज अ सिंपल डिजाइन. और यहां पर हमने सिंपलेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जितनी भी टाइप्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर, उसमें ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए इसमें प्रोसेस करना या जो स्टेप्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करना आसान है एज कंपेयर्ड अदर डिजाइंस, जो कि आप इंशाल्लाह जब इसके दूसरे डिजाइंस को अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको इस बात की क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन के स्ट्रक्चर को, लेआउट को अंडरस्टैंड करते हैं. जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लेआउट फॉर कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये समझना है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इसके लेआउट को प्रोसीड करेंगे और फिर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली लेआउट क्या चीज है. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कोई टेस्ट है या कोई एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, दैट इज द लेआउट. यानी आप यूं कह सकते हैं कि लेआउट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को एक्सपेरिमेंटल यूनिट के हिसाब से जब उसको प्लेस करेंगे तो वो जो आउटलुक आपको नजर आ रहा है, यूं आप कह सकते हैं आउटलुक. ठीक है, सो दैट आउटलुक इज एक्चुअली द लेआउट ऑफ द CRD. और किसी भी डिजाइन के हवाले से ये बात जो है वो वेरीफाई होगी. अब प्रोसीजर में आपको समझना है कि प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये कंसिडर करना है कि कितनी ट्रीटमेंट्स हैं और कितने टाइम्स वो रिपीट हो रही हैं. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट बोर्ड पर भी ये चीज अंडरस्टैंड की थी कि CRD जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट डिजाइन है. रीजन ये है कि हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल है कि हम जितनी मर्जी ट्रीटमेंट सोच सकते हैं, हम रेप्लीकेशंस को सोच सकते हैं. सो यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 ट्रीटमेंट्स हैं और ईच रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स. यहां पर याद रखना है कि ट्रीटमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से,
और रेप्लिकेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। ठीक हो गया। सो T और R आपके पास अवेलेबल हो गया। T की वैल्यू 4 है और रेप्लिकेशन यानी R की वैल्यू 3 है आपके पास। स्टेप 1 क्या होगा, यानी जब आपने ये कंसिडरेशन कर ली, ये देखिए चूंकि ट्रीटमेंट्स की तादाद कोई भी हो सकती है और उनकी रेप्लिकेशंस भी कोई भी हो सकती हैं, हम इसी सिचुएशन को 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, इसी सिचुएशन को हम 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। सो इसलिए इस चीज को माइंड के अंदर रखें कि आपके पास ये कंफर्म हो कि टी यानी ट्रीटमेंट्स की तादाद कितनी है और वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। स्टेप 1 क्या होगा, आपने याद रखना है कि डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स, यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि जिसमें आपने 4 ट्रीटमेंट्स सेलेक्ट की हैं और हर ट्रीटमेंट जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स यानी n की तादाद कितनी होगी। सो उसका फॉर्मूला है T मल्टीप्लाई बाय R, और आप जब इसको यहां फाइंड करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 12 आपके पास प्लॉट्स बन जाएंगे। प्लॉट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, आप उसको आउटलुक उसकी यहां पे अभी हम जनरेट भी करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपने असाइन करना है अ प्लॉट नंबर टू द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स और यूनिट्स, यानी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो है उसके ऊपर हम हर प्लॉट का नंबर जो है वो अलॉट कर देंगे। अब चूंकि हमें ये पता चल चुका है भाई टोटल प्लॉट्स की तादाद 12 है, तो हम इसको सीरियल में लिखेंगे और सीरियल जो है वो एक टेबल के अंदर हम इसको पुटअप करेंगे। वो आप लोग भी जरा गौर से देखिए, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो ये 4 जो है वो आपके फर्स्ट रो के अंदर हम उसको कंसिडर करें, क्योंकि आपके पास 4 जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं। उसके बाद चूंकि ये 3 टाइम्स थी तो टोटल 12 बनेंगी। वो कैसे जनरेट होंगी वो देखिए, 4 के बाद नेक्स्ट 5 6 7 एंड 8, देन 9 10 11 एंड 12। सो इस तरह आप जो है वो उसका आउटलुक लेआउट जो है वो स्ट्रक्चरल लेआउट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हम 1 से स्टार्ट कर 12 तक मूव करेंगे और उसको सीरियल के अंदर लिखेंगे। याद रखना है कि रो के अंदर आपकी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जिस्ट करेंगी, यानी आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि चूंकि 4 ट्रीटमेंट्स थी इसलिए हमने उसको 4 टाइम्स एक फर्स्ट रो में लिखा है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि जी वाई वी डिड नॉट राइट 5 ओवर देयर इन फर्स्ट रो। सो याद रखना है कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगी वो उसको आपने रो वाइज एडजस्ट करना है। उसके बाद जितने टाइम्स वो रिपीट हो रही हैं उस हिसाब से रोज एडजस्ट होंगी, यानी आप यूं कह लीजिए कि अगर 3 टाइम्स रेपिटेशंस आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब है रोज की तादाद 3 हो जाएगी। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। और आप यूं कह सकते हैं कि आपकी ये कॉलम वाइज आपकी ट्रीटमेंट्स जो है वो नजर आएंगी, यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट, थर्ड और ये फोर्थ। सो एक जनरलाइज्ड लेआउट है जो आपने इस अंदाज में इसको अंडरस्टैंड करना है। स्टेप नंबर 3 क्या है, असाइन ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अब जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है उन सब यूनिट्स को आपने ट्रीटमेंट्स अलॉट करनी है कि T1 किस यूनिट को अलॉट की जाएगी। आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन को अगर अंडरस्टैंड करें तो 12 आपके पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो किस किस पर्टिकुलर यूनिट को कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि हम 6 को T1 दे दें, 7 को T2 दे दें और 8 को T3 दे दें और इसी तरह 9 को T4 दे दें। इसी तरह फिर हमारे पास वो ट्रीटमेंट्स जो है वो रिपीट होती जाएंगी और वो 3 टाइम्स होंगी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में T1 जो है वो 3 टाइम्स आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। इसी तरह इसी सिचुएशन में जो है वो आपके पास जो T2 है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ कहीं नजर आएगा, इसी तरह T3 एंड T4। सो अब ये ट्रीटमेंट्स हमने किस तरह असाइन करनी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 मेथड्स ऑप्ट करते हैं। नंबर 1 लॉटरी मेथड और नंबर 2 है रैंडम नंबर टेबल मेथड। दोनों में से कोई एक मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है अपनी ट्रीटमेंट्स को असाइन करने के लिए, जो कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट के हवाले से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हुए ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को।
जी नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर टेबल मेथड। सबसे पहले हम लॉटरी मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉटरी मेथड में हमने किस तरह अपने स्ट्रक्चर को बिल्ट अप करना है और किस तरह हमने ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना है अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के पास। अब देखिए मेक 12 स्लिप्स फॉर पेपर। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि हम लोग जो है वो पिछले बोर्ड पर हमने 4 ट्रीटमेंट्स को सेलेक्ट किया था, ठीक है, और उसकी रेपिटेशंस 3 टाइम्स थी। तो इस तरह हमारे पास जो प्लॉट्स की तादाद थी वो 12 थी। हम उसी 12 नंबर को कंसिडर करते हुए लॉटरी मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं कि किस तरह हम ट्रीटमेंट्स उसको अप्लाई करेंगे। देखिए आपने क्या करना है कि स्लिप्स ऑफ पेपर, आपने स्लिप्स काट लेनी है। कितनी? टोटल 12 स्लिप्स काटनी है, ठीक है। वो स्लिप्स जो है वो रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, एक सूटेबल साइज आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद T1 आपने लिखना है 3 स्लिप्स के ऊपर, और इसी तरह ये प्रोसीजर T2, T3 और T4 के लिए चलेगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि यही जो सिचुएशन है कि आपने राइट करना है T2 ऑन नेक्स्ट 3 स्लिप्स, इसी तरह आपने राइट करना है T3 ऑन नेक्स्ट 3 स्लिप्स, 3 स्लिप्स बच गई हैं, आपने T4 उनके ऊपर लिख देना है। इस तरह आपके पास क्या होगा, आपने माइंड के अंदर रखना है कि टोटल जो 12 स्लिप्स थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। याद रखिए एक इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप अगर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके हाथ में 3 स्लिप्स ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर T1 लिखा होगा, फिर नेक्स्ट 3 स्लिप्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर T2 लिखा होगा, फिर नेक्स्ट 3 स्लिप्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर T3 लिखा होगा, और लास्ट जो आपके पास 3 स्लिप्स बच जाएंगी उसके ऊपर T4 लिखा होगा। सो बी केयरफुल कि आपके पास इस तरह आपकी 12 स्लिप्स कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उनको बॉल में डाल देना। एक देखिए लॉटरी मेथड है, एक कन्वेंशनल सूटेबल मेथड है ट्रीटमेंट्स को अलॉट करने का फॉर द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। और आप क्या करेंगे, बॉल में डालने के बाद उनको आपने शफल करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर अपने माइंड को रिफ्रेश करें और बैक टू द पास्ट जाएं, देखें तो आपको कंसिडर होगा कि इस तरह की बहुत सी सिचुएशन आप रियल लाइफ में देखते हैं कि लॉटरी में क्या होता है कि किसी बॉक्स के अंदर टिकट्स पड़े होते हैं और उसको मिक्स किया जाता है और वहां से एक सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको प्राइस दे दिया जाता है। सेम इसी तरह ये प्रोसेस होगा कि आपने वो जो स्लिप्स हैं वो एक बॉल में डालनी है, उनको शफल करना है और फिर क्या करना है, ड्रॉ स्लिप्स 1 एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने सैम्पलिंग में भी पढ़ा था, ठीक है। सो बी केयरफुल, हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चल रहा है। सो ड्रॉ स्लिप्स 1 एट टाइम का मतलब ये है कि एक दफा में आप बॉल में हाथ डालेंगे और एक स्लिप निकाल लेंगे। वो नंबर जो भी होगा आपका, वो ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर नंबर को असाइन कर दी जाएगी। इसी तरह आप वो स्लिप वापस बॉल के अंदर नहीं डालेंगे, आप उसको बाहर रख देंगे, फिर हाथ दोबारा बॉल के अंदर डालेंगे और एक स्लिप निकालेंगे। वहां पर जो ट्रीटमेंट लिखी होगी वो ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल यूनिट को अलॉट कर दी जाएगी। इसी तरह आप ये सिचुएशन रिपीट करते रहेंगे कि आप सीरियल वाइज जो है उसको देखेंगे और सारे के सारे यूनिट्स को ट्रीटमेंट्स असाइन कर दी जाएंगी। सो वेरी सिंपल मेथड। अब थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड मेथड है रैंडम नंबर टेबल मेथड। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि टेक एनी रैंडम नंबर टेबल। ये रैंडम नंबर टेबल ऑलरेडी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं, हमने और भी प्रीवियस सेक्शंस में इसको अंडरस्टैंड किया। सो अब बी केयरफुल कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रैंडम नंबर टेबल लेना है और उसमें से टेक 12 2 डिजिट नंबर्स। देखिए ये 12 की बात क्यों हो रही है, अभी मैंने आपसे शेयर किया था क्योंकि हम लोग 12 टोटल प्लॉट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये 12 जो है आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं। किसी जगह पे इससे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि रैंडम नंबर टेबल में हमारे पास चॉइस होती है कि आप किसी भी कॉलम से, किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप किसी कॉलम से, किसी रो से स्टार्ट करने के बाद 2 डिजिट नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन टोटल कितने होंगे, 12 नंबर्स। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जितने नंबर्स 12 से ग्रेटर आ रहे होंगे उसको एक्सक्लूड कर देना है, यानी एक्सक्लूड ग्रेटर देन 12 एंड रिपीटेड नंबर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आपने फर्ज कर लें एक नंबर सेलेक्ट किया है 11, वो दोबारा अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने
एक कॉलम या रो से स्टार्ट किया है और हमारे पास ये नंबर्स जनरेट हो गए 03, 02, 04 एंड सो ऑन टिल 05 तक। देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12। सो 12 नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इनको ट्रीटमेंट्स अलॉट कर देते हैं। लाइक मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं इनको हम कह देते हैं T1 और नेक्स्ट जो 3 नंबर्स हैं इनको अलॉट कर देते हैं T2। सिमिलरली नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं इनको अलॉट कर देते हैं T3 यानी ट्रीटमेंट नंबर 3 और देन फिर लास्ट में हमारे पास T4। यानी देखिए 4 ट्रीटमेंट्स थी, 3 टाइम्स रिपीट हो रही थी। हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था। इसी तरह हमारे पास 12 प्लॉट्स बने थे। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं ट्रीटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सीरियल अलॉट कर देते हैं। लाइक 1 2 3 एंड 4, देन 5 6 7 एंड 8, फाइनली 9 10 11 एंड 12। अब आपने अलॉट करना है ट्रीटमेंट्स को। तो जरा गौर से देखिए, नंबर 1 हमारे पास कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो इसको मिलेगी। आप जरा गौर से देखें तो इन सब में जो नंबर 1 पर जा रहा है वो ट्रीटमेंट नंबर 2 है। सो हम यहां लिखेंगे इसके साथ ही, यानी 1 को हमने T2 असाइन की। उसके बाद नंबर 2 के लिए देखें कौन सी ट्रीटमेंट है। यहां पे देखिए दिस इज नंबर 2 और उसको हमने ट्रीटमेंट नंबर 1 अप्लाई की या असाइन कर दी। फिर 3 के लिए देखें, दिस इज 3, इसको भी हमने ट्रीटमेंट 1 अलॉट कर दिया, असाइन कर दिया। और 4 के लिए भी देखिए हमने ट्रीटमेंट नंबर 1 कर दी। इसी तरह अब ये सिलसिला चलता रहेगा। 5 के लिए देखेंगे, 5 हमारा है जी दिस वन और इसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो 4 है। सो दिस इज T4। 6 के लिए देखिए, दिस इज 6-1, दिस इज 6-1 और T2। फिर उसके बाद 7 नंबर पे देखिए अगेन T2। अब 8 नंबर के लिए देखिए, दिस इज 8 और इसको ट्रीटमेंट 3 जो है अब असाइन की गई थी। देन 9 के लिए देखिए ट्रीटमेंट 4, 10 के लिए देखिए ट्रीटमेंट 3 और 11 के लिए अगर आप देखें तो दिस इज ट्रीटमेंट 3 और फाइनल 12 के लिए ट्रीटमेंट नंबर 4 असाइन कर दी। इस तरह आपने सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को उनकी रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट्स को असाइन कर दिया, उस पर अप्लाई कर दिया और आपने सीरियल वाइज उसको वहां पर लिख दिया। सो दिस इज द आउटलुक, दिस इज द लेआउट फॉर कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन कि किस अंदाज में हम ट्रीटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को अलॉट करते हैं। अब इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि जिस तरह हम लोग अभी तक इसको स्टडी कर रहे हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि CRD बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत ज्यादा इसके जो है ना हमें फवायद हैं। ऑब्वियसली मेरिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन साथ साथ डीमेरिट्स भी होंगे। सबसे पहले हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन के कौन कौन से मेरिट्स हैं या कहां कहां ये यूजफुल है। एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि वो इजी लेआउट है। आपने अभी देखा कि हमने किस अंदाज में प्लॉट्स को जनरेट किया और बड़ी आसानी के साथ हमने इन दोनों मेथड्स को यूज करके अपनी ट्रीटमेंट्स को अलॉट कर दिया। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और रेपिटिशंस अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट्स की तादाद कोई भी हो सकती है और उनकी रेपिटिशन या नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारे पास हैं उसकी भी तादाद को हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इट इज यूटिलाइज होल मटेरियल। आप देखें कि अगर हमने 12 हमारे पास प्लॉट्स थे तो ट्रीटमेंट्स जो है वो बड़े ही आसानी के साथ सारे के सारे 12 प्लॉट्स को असाइन कर देंगी। 12 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को हमने उसको असाइन कर दिया। फिर उसके बाद एनालिसिस इज सिंपल। ये इसका मेरिट है क्योंकि हम इसका एनालिसिस क्यों ये हम कह रहे हैं कि सिंपल है, क्योंकि अनइक्वल और इक्वल रेप्लिकेशंस के लिए बड़ा आसानी के साथ ये अप्लाई हो सकता है। यानी आप इसको इक्वल और अनइक्वल को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि जितनी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं अगर उतनी ही रेप्लिकेशंस हैं तो ओके है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एग्जांपल ही अनइक्वल की ली है।
यानी अगर हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन रेप्लिकेशन जो है वो 3 है, देखिए हमने बड़ा आसानी के साथ इसको अप्लाई कर लिया, लेकिन ये दोनों सूरतों में हमारे लिए बड़ा ही इजी है और इसी वजह से क्या है कि हम इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं दोनों सिचुएशन के अंदर। अब ये तो थे उसकी यूजफुलनेस, तो कुछ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हैं या यूं कह लीजिए कि कोई बाउंडेड रीजंस भी हैं जहां पर सीआरडी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। वो क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड होमोजीनियस यूनिट। देखिए हमने बिल्कुल स्टार्ट में ये बात डिस्कस की थी कि हम जब भी सीआरडी को अप्लाई करते हैं तो हम लोग होमोजीनियस जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सबका एक ब्लॉक बना देते हैं। उससे ये होता है कि हमारे लिए कंसिडर करना बहुत आसान है और इसी वजह से जो है ना वो हम अब यहां भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि देखो हर पर्टिकुलर यूनिट का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, एक अपनी क्वालिटी है जिसके हिसाब से वो वहां पर एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो होमोजीनियस यूनिट्स को इकट्ठा करना ये एक अच्छा खासा प्रोसेस है और डिफिकल्ट होता है। सो अगर फर्ज कर लें होमोजीनियस ग्रुप्स इकट्ठे नहीं होते तो फिर आप देखिए सीआरडी बना ही नहीं सकते। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि होमोजेनिटी होना ऑब्वियसली एक अच्छी चीज है, लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि इस तरह की मिसाल हमने अगर आपको याद हो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स के हवाले से भी अंडरस्टैंड की थी। उसके बाद सूटेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, यानी वैसे तो हमने कह दिया यहां पर कि फ्लेक्सिबल है, हम कोई भी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बिकॉज जितना ज्यादा ट्रीटमेंट्स को हम बढ़ाते चले जाएंगे उसका लेआउट या स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। नॉट सूटेबल फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक्चुअली जो आउटसाइड है, आप ये कह सकते हैं जो आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे आपने फील्ड में जाकर काम करना है, आपने कल्टीवेशन फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स के हवाले से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो वहां पर इसकी एलोकेशन होना या उसकी जो एप्लीकेशन है बहुत मुश्किल है। आमतौर पर सीआरडी जो है वो इनडोर जो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वहां पर काम करना कंपैरेटिवली आसान है। सो कुछ मेरिट्स हैं, इसको भी अंडरस्टैंड करना है, कुछ डीमेरिट्स हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इनको माइंड के अंदर रखना है और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कि किस तरह ट्रीटमेंट अलॉट करनी है, किस तरह हमने प्लॉट्स को सेलेक्ट करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए ताकि हम जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।